आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग, बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो परीक्षा, जो समय जैसे नजदीक आ रहे हैं, आपकी जो टेंशन बढ़ रहे हैं, उस टेंशन को कम करने के लिए हम जानते हैं कि आप सब लोगों को क्वेश्चन सब जानते हुए भी हैं, कुछ कुछ को कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम छोटी छोटी पार्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 घंटा का ये आ, वीडियो है, और 2 घंटा में आपका पूरा इंग्लिश का कवर हो जाएगा। और उसी पार्ट में हम आज, ये दूसरा पार्ट होगा, और ये आपके सामने लेके आ रहे हैं। और 3 चैप्टर इससे पहले हम बता चुके हैं, और ये फिर तीसरा चैप्टर से लेकर आप लोगों के सामने हम आ रहे हैं। ये 3 प्रश्न से आगे लेके आ रहे हैं। आज हम आपको लेके आ रहे हैं आई हैव ड्रीम। क्वेश्चन देखें, आई हैव ड्रीम है। और 3 चैप्टर इससे पहले ये लगातार आपको मिल रहा होगा हमारे टेक्निकल लोगों के द्वारा, टीमों के द्वारा। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को ये रिवीजन होगा और बहुत ही इंटरटेनमेंट लगेगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चनों को। आई हैव अ ड्रीम, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आंसर देख दें। आई हैव ड्रीम, यह एक स्पीच है। और यह स्पीच किसने दिया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, मनोहर माल गोनकर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो देखिए, आपके जो चैप्टर में 2 स्पीच था, उसमें से एक स्पीच जो था आपका, मैं आपको बता दूं, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया था और दूसरा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव ड्रीम जो चैप्टर है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं, तो इसका ये हो जाएगा आपको। और भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन था। इस तरह से डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ह्यूमनिस्ट, इनमें से कौन एक बहुत बड़े वक्ता थे और मानवतावादी थे? एच बेट्स, गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग। तो बहुत बड़े ऑरेटर की बात किया जाए तो वो आपको मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। इसका आंसर 2 का ए हो जाएगा। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज ए फॉलिंग वाज नॉट चेंज। एक ही क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे पूछेंगे, या तो ये दिया रहेंगे, किसकी जो स्थिति था वह बदला नहीं था। तो आई हैव ड्रीम में आप देखेंगे वो अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन वो अमेरिकन राइटर निग्रो समुदाय के जो लोग हैं, उस लोग के बारे में बोल रहे हैं कि उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, वो लोग को आजादी नहीं मिला है, वे लोगों के बाल बच्चे को वो सुख सुविधा नहीं मिले हैं जो अमेरिका के गोरे लोगों को मिले हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्टिन लूथर बिलोंग्स टू। मार्टिन लूथर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कहां से आते हैं? चाइना से, इंडिया से? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू अमेरिका, ये अमेरिका के थे। और फिर ये क्वेश्चन देखिए, लूथर वांटेड नथिंग बट द डैश फॉर द निग्रोज। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, वह कुछ नहीं चाहते थे, बट डैश चाहते थे। निग्रो के जो लोग अभी जो बताए, वहां के लोगों को क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे, धन चाहते थे, स्लेवरी गुलामी चाहते थे। नहीं, गुलामी कौन चाहेगा? तो वहां के लोग गुलाम थे, उसकी गुलामी से मुक्ति के लिए, वहां के लोगों के लिए आजादी प्राप्त करना चाहते थे। तो इसका हो जाएगा आंसर, मार्टिन लूथर वांटेड नथिंग बट द फ्रीडम फॉर द निग्रोज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और यहां देखे, मार्टिन लूथर सेज दैट द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो हैज बीन। मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन लिखा है और समझाया भी था कि वहां के मार्टिन लूथर कहते हैं कि निग्रो के जो लोग थे, वहां उसके जो बैंक का जो न्याय का जो बैंक था निग्रो समुदाय के लिए, वह बैंक का जो चेक था, वह जो चेक वह बैंकरप्ट था, दिवालिया हो गया था। इसका आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। इसका आंसर ये आ रहा है, हु सेज द बैंक एंड द व्हाइट, द ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी, द ब्लैक एंड व्हाइट शुड ज्वाइन देयर हैंड्स। यानी ये किताब की लाइन है। किसने कहा ये लाइन में, किताब में किसने ये लाइन बोला है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट की जब भी चर्चा होगा तो मार्टिन लूथर कह रहे थे, मार्टिन लूथर खुद ब्लैक थे
उन्होंने बता रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट शुड हैंड ज्वाइन देयर हैंड, यानी कि उनको ब्लैक काला और गोरा लोग वहां अलग अलग रह रहे थे। वो चाहते थे काला गोरा लोग मिले, आपस में बातचीत करे, शादी ब्याह हो, उन लोगों का एक साथ खान पान हो। तो ये लोग चाहते थे द हाई माउंटेन विल बी लो, जो ऊंचे पर्वत है वो भी नीचे होंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है कौन, किसने बताया था, ये लाइन किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये आंसर आया होगा। हु डिलीवर हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका की बात होगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, और वहां पर भाषण किसने दिया? तो अमेरिका के आदमी ही दिया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिया था, उन्होंने अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को एक भाषण दिया था। और ये क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन आ जाए उसमें देखेंगे माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ स्किन। कहता है कि मेरे बच्चे की पहचान उसके स्किन के आधार पर नहीं होना चाहिए। मार्टिन लूथर कह रहा था कि मेरे बच्चे को, किसने कहा, हु सेज, किसने कहा कि मेरे बच्चे की पहचान जो है उसके स्किन पर जो काला है गोरा है उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू ब्लूम द निग्रोज, निग्रो आ गया, समझ जाओ कौन चैप्टर, आई हैव ड्रीम। स्किन पर पहचान नहीं होना चाहिए, किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देयर शुड बी, ये सभी लाइन है, इसमें से कोई एगो लाइन दे देगा और ये लाइन पूछेगा इस लाइन को किसने लिखा है, इस लाइन को किसने कहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए देयर शुड बी द सेम राइट सिटीजन अपॉर्चुनिटी, सेम अधिकार, सेम नागरिकता, सेम सारा कुछ का फैसिलिटी मिलना चाहिए। ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि निग्रो के लोगों को, निग्रो के बच्चे को उसके रंग रकारों पर पहचानना चाहिए, उसको भी वही नागरिकता मिलना चाहिए जो गोरे लोगों को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आ गया होगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निग्रोज डिड नॉट गेट फ्रीडम एंड दे वेर लाइक डैश द अमेरिका। निग्रो के लोगों को आजादी नहीं मिला था, वो अमेरिका को क्या बिजनेसमैन बन चुके थे, ऑनर्स बन गए थे? नहीं भाई, कहां, वो बहुत ही गरीब और संकट गुलामी का जिंदगी जी रहे थे। तो वे लोग स्लेव्स थे, गुलाम थे, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, निग्रो डिड नॉट गेट फ्रीडम एंड दे वेर लाइक द स्लेव ऑफ अमेरिका। वे अमेरिका के गुलाम थे, अमेरिका के गोरे हाथों के, गोरे लोगों के हाथों वे गुलाम थे। इसका आंसर स्लेव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि याद रहेगा और होगा भी आप लोगों को। डैश वाज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएस बट वांट्स टू मेक इट डेवलप। तो अल्बामा एक जो राज्य था वह एक डेजर्ट स्टेट था, और ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसको डेवलप बनाना चाहता था। तो बोलो कौन हो जाएगा? अल्बामा इज ए डेजर्ट स्टेट, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखेंगे हु वाज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल। नॉन वायलेंस स्ट्रगल का मतलब होता है कि किसने अहिंसा के पक्ष में, अहिंसा वाला संघर्ष के पक्ष में था। वह चाहता था कि हिंसा ना हो। सिग्गानोया नहीं, रोथी एल शेयर्स नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज आल्सो ए लवर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मार्टिन लूथर भी नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा का पुजारी था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग ये पक्ष में थे। और इन डैश आई हैव ए ड्रीम लूथर सेज अबाउट डैश, आई हैव ड्रीम में लूथर किसके बारे में बात करता है? निग्रोज इन साउथ अफ्रीका नहीं, अमेरिका का निग्रोज, निग्रोज इन अमेरिका, ये आंसर सही हो जाएगा। निग्रोज इन साउथ इंडिया नहीं, इस चैप्टर में जो निग्रो है वो अमेरिका के जो निग्रोज थे उसके बारे में बात करते हैं कि अमेरिका के जो निग्रोज लोग हैं, काले लोग हैं, उसके साथ ये जो गोरे लोग हैं वो भेदभाव कर रहे हैं, उसका अपना अधिकार अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिपीटेड, सब लोग को याद होगा। इस चैप्टर में जब वह आई हैव ड्रीम जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 8 बार, कितने बार? 8 बार बोला था आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो इसका आंसर 8 टाइम्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को यह आंसर आ गया होगा। डैश इज शेल्टरिंग,
यहाँ पर आर होगा शायद। स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, कौन से इसमें से जो है जो अन्याय की गर्मी से उबल रहा है? वहां एक राज्य बताया गया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी। तो एक राज्य ऐसा था मिसिसिपी, एक ऐसा प्रदेश था जो अन्याय की गर्मी से उबल रहा था। इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोगों को। मार्टिन लूथर वाज बॉर्न इन डैश एंड डाइड। अब ये क्वेश्चन है आपका कि मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ और कब मरे। तो आप लोग इसमें इसका सेट याद रखें। तो अगर आपको याद होगा तो ध्यान रखेंगे। तो इसका जन्म 1929 में हुआ था और निधन 1968 में हुआ था। और याद रखें 9 दूनी के 18, तो 8 वाला और ये वाला याद रखिएगा। दोनों सेट पूछ लेता है। हम एक ट्रिक बता रहे हैं, 9 और इसमें 8 है, तो इसको याद 9 दूनी का 18, तो ऐसे सेट रखेंगे तो ये वाला आंसर आपका होगा। याद रखेंगे। लूथर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी 1 अगस्त। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा की, वह वाशिंगटन डीसी में जो अपना भाषण दिए थे 1962 को, 28 1963 को, 22 1963 को, यानी कि ये कह रहा है कि कितने 19 अगस्त को, 28 अगस्त को, 22 अगस्त को। तो आप लोग यहां से रखेगा, ये याद रखेगा 28 अगस्त 1963 को वो भाषण दिए थे अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी में। ये हो गया आप लोगों को। और फिर है 18 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। मार्टिन लूथर वाज ए लवर ऑफ नॉन वायलेंस। अभी बताए थे मार्टिन लूथर नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी थे। एंड फॉलोड, अपने जीवन में किसका, यहाँ पर टिप्पा टिप्पा होना चाहिए, यानी किस व्यक्ति का उन्होंने अपने आदर्श माने थे। तो वह व्यक्ति आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। तो आप ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी भी नन अहिंसा के पुजारी थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। और फिर ये क्वेश्चन आ रहा है, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द कलर, यानी कि मेरे जो बच्चे हैं वह रंग पर, कलर माने रंग पर पहचान नहीं होगा, बट देयर द करेक्टर वाज सेड, उनकी पहचान उनके गुण पर होगा। कहता है ना, करिया हो या गोरा, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, उसकी पहचान उसके कैरेक्टर उसके गुण पर होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये करिया और गोरका का बात होगा। तो अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये खुद काले थे। निग्रोज का मतलब होता है, निग्रोज का मतलब होता है काले लोग। तो ये काले थे, इनके हित में कोई चीज अच्छा नहीं हो रहा था। इन्होंने बोल रहा था कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे देश के जो बच्चे हैं, वह रंग के आधार पर पहचान नहीं होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर मार्टिन लूथर ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा, अभी एक प्रदेश की बात किए थे, एज डैश स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिनेशन बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज ए डेवलप नॉन डेवलप बेड स्टेट। तो वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर अल्बामा को एक डेवलप्ड नेशन चाहते थे, एक अल्बामा एक डेवलप्ड राष्ट्र बने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप सब लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहा होगा और इसी सब में से परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप अपनी तैयारी जो किए हैं उसका रिवीजन हो जाए, अगर आप परीक्षा में अपनी ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव अगर आपसे गलती नहीं होता है, तो सब्जेक्टिव में सब लोग बराबर ही रहते हैं। मेन अंतर पैदा करता है ऑब्जेक्टिव। अगर जिस छात्र का ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाता है उसको सब्जेक्टिव में मार्क्स 2-4 आगे पीछे मिलता है, बाकी यही रहता है। अब अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी किसी को अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आपके अनुसार वीडियो को थोड़ा सा
1.5 पर ले जाकर उसको 1.5 गुना स्पीड बढ़ाकर या 2 गुना करके इसको आप दो बार 3 बार करके देख लीजिए और निश्चित ही आप बेनिफिट रहेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन, आइडिया जो चैप्टर है ये मैनकाइंड को मदद किया, ये चैप्टर किसने लिखा है? तो कौन नहीं जानता है, इसमें क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। और व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बोर्न, बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? तो आप सब लोग जानते हैं कि इनका जन्म 1872, 1972, 1970, 1982, इनका जन्म 1872 में हुआ था। अगर निधन पूछेगा तो 1900 सॉरी निधन इसका 1970 में हुआ था, जो आगे आ सकता है क्वेश्चन। फिर आगे देखेंगे, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड डैश। तो बर्ट्रैंड रसेल बहुत कुछ थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, पैसिफिस्ट थे। तो देखेंगे कि इसमें से कौन सा टेली कर रहा है। हिस्टोरियन भी थे, वो हिस्टोरियन भी थे, साइंटिस्ट नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, जियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो हिस्टोरियन थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन डैश लिटरेचर। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी पूछ सकता है किसके लिए मिला था? लिटरेचर के मिला था। और वह कौन साल मिला था? तो आप सब लोगों को याद होना चाहिए, तो बर्ट्रैंड रसेल को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वह जो साल था 1950 में मिला था। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज एंड व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन आई हैव बीन रिटन। तो आप लोग को बता देंगे ये सब किताब का नाम है। ये बर्ट्रैंड रसेल अपने जीवन में एक किताब जो लिखे थे उसका ये नाम था। दूसरा किताब ह्यूमन था, ह्यूमन एंड ह्यूमन नॉलेज। और तीसरा किताब जो देखिए व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, और आप लोग को हम लिखाए भी थे, ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाई एम आई नॉट क्रिश्चियन किसने लिखा है? इसका बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर देखें अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज एन होने से तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, तीन में से कोई हो जाएगा, एन के अनुसार चलेंगे तो बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के थे? तो बर्ट्रैंड रसेल अमेरिकन फिलोसफर थे, इंडियन थे, इंडियन तो नहीं था भाई, और आयरिश फिलोसफर थे, आयरिश भी नहीं था। बर्ट्रैंड रसेल अमेरिकन फिलोसफर थे, ये अमेरिका के नहीं थे। बता दें इस यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। और इसका आंसर जो है, बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। कौन थे? ब्रिटिश फिलोसफर। ये ब्रिटिश इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक था, हम लोग सुधार कर लिए हैं, ये हो जाएगा। और फिर अगला देखेंगे हम, डैश वाज ए कमेंटेटर। यहाँ पर और नहीं होगा, कमेंटेटर, ये दोनों सट्टा हुआ होगा। कमेंटेटर वन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो विभिन्न चीजों पर बोलने का क्षमता था? कमेंटेटर था, वो उस पर बोल सकता था। महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं, बर्ट्रैंड रसेल एक बहुत बड़े कमेंटेटर थे। बहुत मुद्दा पर, सेक्स पर, टॉपिक की टॉपिक हो उस पर बोलते थे, रिलीजन पर बोलते थे, एजुकेशन पर बोलते थे, वो हर मुद्दा पर बात किया करते थे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसको समझ रहे होंगे। तो बर्ट्रैंड रसेल कमेंटेटर की बात होगा तो बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, कमेंटेटर जो होगा, जैसे ही कमेंटेटर की बात होगा तो इसमें कमेंटेटर बर्ट्रैंड रसेल। तो आप लोग ध्यान देंगे, रसेल बैटिंग कर रहा था तो हम कमेंट्री कर रहे थे, देख रहे थे, इससे भी याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द मोस्ट इंडबिटेबल रिस्पेक्ट इन व्हिच आइडियाज हैव मैनकाइंड इज। यानी मनुष्य को जो सबसे ज्यादा जो जरूरी की चीज है और जिसमें जो आइडिया मदद किया है वो क्या है? तो वो है उसका लैंग्वेज। अगर मनुष्य में लैंग्वेज का विकास नहीं होता तो आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मदद नहीं कर पाता। तो लैंग्वेज है, और याद रखिए वर्ड, मेंबर, राइटिंग नहीं, लैंग्वेज के विकास होने के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य, तो मोस्ट हेल्प मैनकाइंड इज लैंग्वेज। तो इसमें ध्यान रखिए, लैंग्वेज के विकास होने के कारण होमो सेपियंस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, होमो सेपियंस जो है वो किसका जो है उपनाम है, किस जाति, किसके? इसमें देखेंगे एनिमल्स का नाम है नहीं, रेप्टाइल्स का नाम है नहीं, और ये देखेंगे बर्ड का नहीं, हम मानव को ही होमो सेपियंस कहा जाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स को ही देख रहे हैं, आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है ह्यूमन बीइंग को। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा हो। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। लोगों को ये क्वेश्चन मलोच, सलोच, डलोच, नलोच, इसमें क्वेश्चन को देखेंगे कि आदिवासी के लोग जब अपने कृषि शुरू किया था तो उसमें एक प्रधानता था, मानता था कि अगर वह बच्चे का खून का बलि नहीं देंगे तो उनके कृषि में अन्न नहीं आएंगे। तो और वह उसका एक देवता था, उस देवता का नाम था मलोच। तो ये देवता था, तो मलोच देवता को वह लोग भोज करते थे, और खून का भोज, ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के खून का। तो ये ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। और इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर, ये लाइन तो आप लोग याद रखिएगा। ये इतना वो लाइन बड़ा पूछ देता है, आर्ट वाला में ज्यादा पूछता है। ये लाइन कई बार हम देखे हैं। इन इन चाइना, इसका आंसर हो जाएगा इन चाइना, याद रखिएगा। बोलो इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट वाले अगर देख रहे हैं तो इसको फर्स्ट में याद रखिएगा। एक बार और दिखा देते हैं आप लोगों को। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, इन चाइना, इसको याद रखिएगा। और फिर देखिए, बर्ड्स डाई, पक्षियां मरे थे ड्यूरिंग द विंटर, डिजीज से, बीमारी से, रेन से, वर्षा से नहीं, ये सब भी नहीं। पक्षी जो विंटर के सीजन में मर रहे थे वह हंगर, भूख से मर रहे थे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ह्यूमन डेथ बाय इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। प्रत्येक जो मनुष्य का जो मृत्यु हो रहा था उस समय, आदिवासी जब जंगलों में रह रहे थे, तो उस समय मृत्यु का जो काज था होने का, वो वो बीमारी से हो रहा था नहीं, वर्षा से मृत्यु हो रहा था नहीं, वह मृत्यु जो है गर्मी से हो रहा था नहीं, वह मृत्यु भूखमरी से हो रहा था। उन लोगों के पास खाने का व्यवस्था नहीं था। इसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। तो उनकी जो मृत्यु हो रहा था, उनके पास चिंता बढ़ रहे थे और उनके भोजन का संग्रह नहीं हो पा रहे थे, तो उनका मृत्यु स्टारवेशन, भोजन की कमी से हो रहे थे। और फिर देखेगा, इट इज ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट है, वी नो मोर देन, हम जानते हैं, यानी कहता है, मनुष्य कहता है कि हम जानते हैं, किससे ज्यादा। हम इस चैप्टर में वह मनुष्य अपने आप को तुलना किया है एनिमल से, कि हम जानवरों से बेहतर हैं, हम उनसे ज्यादा जानते हैं, हमें क्या जरूरत है, हमको कैसे रहना है, हम अपने सुख सुविधा सारी कुछ बेहतर जानते हैं। इसका आंसर ये हो गया। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ देखेंगे किसका आविष्कार जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जानवरों को पालतूकरण बनाने से। जानवर का, जब आदि मानव जो जंगल में रहे थे तो उन्होंने भाषा का आविष्कार किया, भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने आग का आविष्कार किया, और आग के बाद उन लोगों ने जंगली जानवर जो थे उन पालतूकरण किया, और उनको जब पालतूकरण किया उसके बाद उसको लगा, मेरे लिए एक चीज जो है जो सबसे इन जंगलों को, जानवरों को पालतूकरण बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ना मैं रहूंगा ना जानवर रहूंगा, वो था एग्रीकल्चर। बोलो क्या था? एग्रीकल्चर। तो ये आप लोग पढ़िएगा, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज, यानी कृषि का विकास जानवरों के पालतूकरण बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, टू बी फ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली, तो यहाँ पर टू बी, सिविलाइजेशन टाउट अस टू टू बी ह्यूमन। तो इस क्वेश्चन को अगर देखे तो यहाँ पर ना, हमको यहाँ थोड़ा सा ये लग रहा है कि यदि यहाँ ह्यूमन कर दे और यहाँ अदर्स कर दे तो इसका आंसर ये हो जाए।
टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स ह्यूमन। सिविलाइजेशन ने हमें ये सिखाया कि सभी लोगों के प्रति दोस्ताना पूर्वक व्यवहार कीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ। तो मैंने आप लोगों को ये बताए थे कि प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन का जो कला का जो अंतिम चीज था आविष्कार का, वह था आपका सबसे अंतिम द आर्ट ऑफ राइटिंग। द आर्ट ऑफ राइटिंग, इसको याद रखिएगा। इवांजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर इम्प्लॉयड, यह किसी व्यक्ति का नाम था। इवांजेलिकल्स मैनचेस्टर का व्यक्ति था, उसने इम्प्लॉयड में नियुक्त किया। कॉटन मिल, एक मिल था, उसमें काम करने वाले मजदूर का, और उसमें जो काम करने वाले मजदूर था उस सबका उम्र 5 साल था। 5 साल के बच्चा था, 10 साल के बच्चा था, 6 साल का। तो बता दें उसमें काम करने वाले जो बच्चे था उसका उम्र कितने साल के थे? 6 साल के बच्चे को। और 12-12 घंटा ये 6 साल के बच्चे काम करते थे, 14-14 घंटा काम करते थे, और ये बच्चे काम करते करते अब मर भी जाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे थे। तो ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज बिगेन फास्ट, वेरी ग्रेजुअली, वेरी स्लोली, रेपिडली, वेरी ग्रेजुअली। और ये क्वेश्चन जबरदस्त है। लैंग्वेज का विकास वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे हुआ। लैंग्वेज का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। लैंग्वेज का विकास वेरी ग्रेजुअली हुआ। आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड, याद रखिएगा, सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आप लोगों को बताए थे। और फिर अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, किसका आविष्कार जानवरों को पालतूकरण बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था? एग्रीकल्चर का आविष्कार। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब फिर चैप्टर आपके सामने में, एक नया चैप्टर आपके सामने में आ रहा है, और उस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छा लगेंगे। और ये चैप्टर है द आर्टिस्ट इज स्टोरीज। आर्टिस्ट एक स्टोरी है, और यह जो है आपको सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत आसान है। सेबी वाज 12 इयर्स ओल्ड बॉय, ओल्ड जापानीज बॉय। सेबी किस देश का था? तो वह जापान के थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बनना चाहिए। सेबी's हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेबी का आदत कौन, क्या चीज का जमा करना था? रुपया जमा करना, गॉड्स का जमा करना, टॉयज को। तो वह गॉड्स कदुआ को जमा करते थे सेबी, ध्यान रखेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है, सेबी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स, डूइंग आर्ट ऑन गॉड्स, बिटर गॉड, फ्रेंड्स। तो सेबी को एक ही आदत था, गॉड्स गॉड्स गॉड्स, कदुआ कदुआ के ऊपर कलाकृति करना, यही आदत था उनको। बिटर गॉड नहीं होगा, और इसका हो जाएगा गॉड्स। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिग्गा नोया वाज डैश राइटर। सिग्गा नोया वाज जापानीज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और सेबी वाज ए स्टूडेंट ऑफ। तो सेबी किस क्लास के स्टूडेंट, किस किस स्कूल का? तो आप देखेंगे मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है। तो इसमें हो जाएगा प्राइमरी स्कूल को। बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन पर जोर देकर बताया है। फिर देखेंगे, द टीचर सी द गॉड एंड गेव इट। टीचर ने उस कदुआ को लिया और किसको दे दिया? अगर किताब को देखेंगे तो टीचर ने उस कदुआ को लिया तो पोर्टर को दिया, पोर्टर को दिया, पोर्टर ने कुरियो डीलर को दिया, कुरियो डीलर को दिया, और कुरियो डीलर ने कलेक्टर के हाथों बेचा। तो ये क्रमबद्ध तरीका है। तो आप देखेंगे, टीचर ने उस कदुआ को छीनकर किसको दिया? इसका आंसर हो जाएगा पोर्टर, वहां स्कूल के जो चपरासी थे उसको दे दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, द टीचर कंप्लेन टू सेबिस। टीचर ने किसको कंप्लेन किया? तो आप सब लोग को मालूम होगा, उसके पिता को, उसके माँ को, उसके भाई को, उसके सिस्टर को। तो सब लोगों का जवाब निश्चित आ रहा होगा, उसके माँ को टीचर ने कंप्लेन किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी देख लिए। वन डे सेबी वाज डैश लॉन्ग गॉड एंड बॉट इट। एक दिन सेबी ने कितने इंच का कदुआ देखा? तो आप देखिए ऑप्शन को पढ़े, 5 इंच कदुआ, 10 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 12 इंच। तो आप सब लोग को मालूम होगा कि सेबी को एक दिन
5 इंच के कदुआ को देखा, इसका आंसर ये हो जाएगा। और उस 5 इंच का कदुआ को लेकर उस पर बीजी था कलाकृति। द पॉटर सोल्ड द गॉड, उस पॉटर जो था, टीचर ने जो पॉटर को दिया वो कितने में बेचा था? तो आप सब लोगों को पता है, कुरियो डीलर को दिया और कितने में दिया? 500 तो ये नहीं होगा। 600 ये नहीं होगा। तो आप ध्यान देंगे, इसका आंसर ये नहीं होगा। उसने उस कदुआ को, पॉटर ने उस कदुआ को कुरियो डीलर को 50 एन में बेच दिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर कुरियो डीलर सोल्ड इट, कुरियो डीलर ने जो बेचा उसको कितना में बेचा? क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ रहा होगा, इसमें ज्यादा इधर नहीं जाना है। 600 एन। फिर उसके बाद आप देखेंगे सेबी लिव्ड इन डैश टाउन। तो हार्बर टाउन, नाइस टाउन, बीजी टाउन। तो आपका आंसर ये जरूर आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही आप आगे नहीं बढ़े होंगे, हमको उम्मीद है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर देखिए, सेविस फादर वर्कड एट, और आप लोग को पता होगा सेविस के पिताजी जो थे किसमें काम, कौन सी दुकान में काम करते थे? मेंशन शॉप, कारपेंटर शॉप। हमको लगता है कि आप इससे आगे अब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है उसके पिता कारपेंटर शॉप में काम कर रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु सीड सेबी बाय द कॉलर। मैंने आपको ट्रिक बताया, सेबी को कॉलर किसने पकड़ा और गेव हिम साउंड बीटिंग। साउंड बीटिंग मैंने होता है खूब मार मारना। स्मेश्ड ऑल गॉड, सारे कदुआ को थपूस देना। ये काम उसका माँ किया था, उसका दोस्त किया था, उसके पिता किया था, कि टीचर किया था? आप टीचर पर नहीं जाएंगे, कॉलर पकड़ा था अगर पिताजी, पकड़िंग द कॉलर एंड उठाइंग एंड पटकिंग ऑन भुइया। सेव इज फादर, ये सेवी के पिता किए थे, इसका पिता इज फादर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पागलों का आंसर सही होगा। और सेवी वेंट आउट ऑफ द हाउस लुकिंग फॉर, सेवी घर से बाहर जब निकलते थे तो किसको? तो आपको ही बता दिए, सेवी आएगा, कदुआ आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। सेवी कदुआ से इतना प्यार मोहब्बत हो गया जैसे कोई आदमी नया नया शादी करके आया हो और उस समय जो प्यार मोहब्बत करते, बेचारा खुद थोड़ा बाजार भी निकलेंगे ना तो उसको अपने पत्नी पर दिमाग रहेगा। उसी तरह अपने 5 इंची के कदुआ से मोहब्बत करते थे। सेबी वाज डैश ऑल जापानी बॉय। तो सेबी के बारे में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने साल के सेबी थे? तो 10, 11, 12। अरे किसको पता नहीं होगा? अगर ये सब क्वेश्चन पता नहीं है, पढ़ना बंद को, परीक्षा मत देना, ठीक ना? अगर ये सब क्वेश्चन अगर एक बार में आंसर नहीं आया तो परीक्षा मत देने जाना, तुमको तैयारी नहीं है तब। हु फॉरबिड सेबी टू डू आर्ट और पेंट पिक्चर, किसने सेबी को कहा कि तुम आर्ट और पेंटिंग पिक्चर को करना बंद करो? सेबी को लग गया था उसके पीछा, हाथ धोकर उसके बाप पड़ गया था। माँ कभी किसी के पीछा नहीं पड़ता है। उसके पिता बोला ये सब काम करना बंद करो, मैं तुम्हें विद्वान बनाना चाहता हूँ, एजुकेशन जोन भेजना चाहता हूँ। उसके पिता पड़ गया था उसके पीछे। आपका आंसर आ रहा होगा ये आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को आंसर आ रहा होगा। प्यारे छात्रों, अगर ये सब आंसर नहीं आ रहा है, पढ़ाई छोड़ दो। Who wanted to make सेबी ए लर्नर पर्सन, देखो थोड़ा देर पहले बोले थे, कौन सेबी को लर्न पर्सन का मतलब होता है विद्वान आदमी। सेबी को विद्वान कौन बनना चाहता था? हर बाप का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर विद्वान हो। सेबी का पिता, आंसर आ रहा होगा आप लोगों को। He feel dash to get rid unpleasant smell, सेबी जो है जब उस कदुआ को काटता था उसमें क्या ठूसता था? तो सबको पता होगा, इसको देखते ही आंसर आ रहा होगा। हमको भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा और कौन में नहीं लगेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी है, और आप लोग को बन गया होगा। सेबी बाउट ए 5 इंच गॉड, सेबी ने 5 इंच कदुआ को खरीदा फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, उसने एक बुढ़ी महिला से खरीदा। और कितने में खरीदा? अरे ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सेबी 10 सेंट, 20 सेंट, 60 सेंट। आप लोग को बताए थे, सेबी जब 5 इंच का कदुआ देखा था, इस 5 इंच के कदुआ को देखने के बाद उसको टेंशन हो गया था। क्या हो गया था? टेंशन। और टेंशन हुआ, और देखिए संयोग बस ₹10 उसका दाम भी था। इसका आंसर क्या होगा? टेंशन। अगर किसी ने, आपका ऑप्शन में परीक्षा में 10N भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ध्यान रखें। हु फाउंड आउट द जूस ऑफ द गॉड, और देखिए किसको जूस मिलता था, सेबी को जूस मिलता था, और देने की बात होगा उसके पिता की। द टीचर गेव द गॉड टू, टीचर ने किसको कदवा दे दिया, हेडमास्टर को, पोर्टर को। ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, पोर्टर को। सेबी वाज द करेक्टर ऑफ, सेबी इसमें से किस चैप्टरों से आता है, तो ध्यान रखिएगा। सेबी द अर्थ, द आर्टिस्ट, कौन नहीं जानता है द आर्टिस्ट होगा। सेबी एक कलाकार था, सेबी एक कलाकार था, आर्टिस्ट था, तो आर्टिस्ट हो जाएगा। बात करते हैं। अब आप लोग के सामने एक फिर नया चैप्टर आ गया है, और ये चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न। तो ये चाइल्ड इज बोर्न है, और मैं आप लोग को बता दूं, आप पढ़े एक बार, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ ले होंगे। जर्मन ग्रीड वाज बोर्न इन, जर्मन ग्रीड का जन्म कब हुआ था, तो इसको तो याद रखना होगा आप लोगों को। ये 1939 में, कभी कभी हम भी बोलते हैं, आप भी इसको याद रखें अच्छा से। तो 1939 में इसका जन्म हुआ था। और जर्मन ग्रीड वाज बोर्न इन, जर्मन गिरीर का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मन गिरीर एक महिला थी, और ये ऑस्ट्रेलिया की थी। इसका आंसर ये हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, द फीमेल यूनक, सेक्स डिस्टिनी, द चेंज, ये सब किताब का नाम है। ये सब किताब जो है, सेक्स एंड डिस्टिनी, चेंज, ये सब किताब किसने लिखा था, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को पता होगा। ये सब किताब जो है जर्मन गिरीर ने लिखी थी। और फिर देखे, ए चाइल्ड इज बोर्न एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब था निकाला जाना। ए चाइल्ड इज बोर्न जो है ये लिया गया है मैकबेथ से, सेक्स एंड डिस्टिनी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कहां से लिया गया है, सेक्स एंड डिस्टिनी से लिया गया है। और फिर देखेंगे जर्मन ग्रीर डैश, तो जर्मन ग्रीर एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी, ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। ये सब आसान क्वेश्चन है। और फिर देखिए, जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू, खास करके एक प्रेग्नेंट जो वुमेन माने महिला होती है, औरत होती है, सेंट टू, कौन घर भेजा जाता है, पेरेंट्स, विलेज, रिलेटिव, ऑप्शन ही नहीं है क्या। अगर मान लो इसमें नन लगा दे हम, इसका होगा पेरेंट्स हाउस। अगर आपको मदर नहीं रहेगा प्यारे छात्रों, तो पेरेंट्स हाउस होगा इसका आंसर, क्योंकि माँ के घर या पिता, माँ, पेरेंट्स मैंने होता है माँ बाप के घर चले जाते हैं। अब मदर रहता तो मदर्स हो जाता, मदर्स रहता तो पेरेंट्स नहीं रहता। इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि एक प्रेग्नेंट जो महिला होती है, गर्भ धारण करने के बाद सिलहेट में उसको माँ के घर, अर्थात माँ के घर या पेरेंट्स हाउस भेज दिया जाता है। इन द डैश हस्बैंड एंड वाइफ ड्यू एंजॉय फ्रीडम इंडिविजुअली, कहां पर पति और पत्नी जो है, पति और पत्नी जो है, इन द डैश हस्बैंड वाइफ इंजॉय का, इंजॉय शब्द से पकड़िएगा, कहां की जो महिला, एक मिनट, कहां की जो महिला है और जो या पति पत्नी है, वह इंजॉय करते हैं। भारत में पति पत्नी इंजॉय नहीं करते, वो उसके ऊपर बहुत सारे दबाव रहते हैं। ये पश्चिम में चले जाएंगे, साउथ में, अफ्रीका में, पश्चिम देशों में चले जाएंगे, तो वहां की महिला जो है बहुत इंजॉय करती है। ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम, कौन सी महिला को बहुत सारा रीति रिवाज मना कर जाता है कि ये सब चीज तुम मत करो। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको बहुत सारे प्रक्रिया से रोक दिया जाता है कि तुम ये नहीं खा सकती हो, तुम ये बाहर नहीं निकल सकती हो। आ, उसको पर्दा प्रथा में बहुत सारे रीति रिवाजों के अनुसार रखा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर ए चाइल्ड इज बोर्न रिटेन बाय, चाइल्ड इज बोर्न रिटेन लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये जर्मन ग्रीड हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और फिर है इन बांग्लादेश डैश इज काइंड ऑफ फेरी टेल, कि बांग्लादेश में ऐसा कौन सी चीज है जो फेरी टेल है, तो हमको पता है कि आप जब इसको पढ़ रहे होंगे, तो रूप ठोका, बांग्लादेश में एक परी की कहानी है, बच्चा के रूप को देखकर सुला देता है, दादी माँ, नानी माँ,
कहता चुप चुप रे बउआ तोहर मौसी आवे छो। बच्चा भी दादी माँ की एक कहानी था जिसका नाम था रूप ठोका। दादी माँ उस कहानी को कहती थी, बच्चा सो जाते थे। तुम्हारी मौसी परी मौसी आ रही है परी, और चुप रे बउआ शादी कर बउआ खुश होकर एकदम सो जाता है कि मौसी ऐसे शादी हो जाए। और गार्लैंड्स ऑफ डैश वेर गिवन टू न्यू बेबी। मैंने आप लोग को बताया है कि जब नया बच्चा जन्म लेता था बांग्लादेश में, तो वहां के जो बच्चे को लहसुन और हल्दी का माला पहना दिया जाता था कि कुछ जो बुरे प्रवृत्ति के लोग होंगे उसका नजर न लगे। तो गार्लिक माने होता है आपको लहसुन, टर्मेरिक माने होता है हल्दी। ये हो जाएगा आपका आंसर। और कहता है सिलहेट वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस। सिलहेट की जो महिला है और उसके बच्चा को, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, किस दिन नया कपड़ा देता है? कौन नहीं जानता है रे, पूरा बिहार जानता है इसका। 7वां दिन, छठा दिन इसका आंसर मत मार देना, ठीक ना। इसमें शायद देख रहे हैं कि डी नहीं है, अगर 6th डे भी रहे तो आप ध्यान रखें 7वां दिन नामकरण होता है। और फिर देखेंगे डैश विजिटेड इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू वुमेन्स। शीला किटिंज शीला किटिंजर जो वहां की महिला थी, तो ये महिला जो है पश्चिम के हॉस्पिटल में, ये थोड़ा सा कभी कभी देखने में प्रॉब्लम होता है, तो ये ध्यान दे। वह जो है पश्चिम के हॉस्पिटल में गए थे, बंटू वुमेन पेशेंट को देखे थे। महिला सब वहां पर पश्चिम के देशों में महिला हॉस्पिटल में करा रही है, और दर्द से उसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन अपना यहाँ गर्भधारण जब लोग महिला करती है तो माँ के घर चली जाती है, पूरा परिवार के लोग ध्यान रखते हैं। और जब नजदीक होता है बच्चे जमने, पूरा परिवार के लोग हॉस्पिटल लेके भागती है, नहीं तो घर पर प्रसव करवा लेती है। लेकिन पश्चिम देश में ऐसा नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल में जाकर 6 महीना पहले छोड़ दिया जाता है। जब बच्चा का जन्म होता है तो कोई देखने वाला नहीं रहता है। महिला दर्द से कराह रही है, खून से पूरा रूम लथपथ हो जाता है। मर जाए तो भगवान भरोसे, बच जाए तो अल्लाह भरोसे। तो ये जो इस तरह का प्रॉब्लम से वहां होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहाँ जो है 5 साल के और 6 साल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एज 5 और 6 साल के बच्चे को लुक्ड आफ्टर माने 5 और साल के बच्चे को पूरा परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है। तो बांग्लादेश में अगर जाएंगे, डी इसमें नन लेकर सोचेंगे, बांग्लादेश में ना 5 साल के और 6 साल के बच्चे को पूरे परिवार के लोग देखभाल करते हैं। फिर देखेंगे, और इन्हीं के साथ जो आज का हमारा ये मैराथन क्लास था वह एकदम खत्म हो रहा है। फिर कल हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने में, और बहुत अच्छा टॉपिक था सब। और कल जब लेके आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जुड़े रहिए, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, पूरे जी जान लगा दीजिए, क्योंकि समय आ गया है। लुक पर ध्यान न देकर पूरे बुक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जिस युग में पैदा लिए हैं, ये कलयुग नहीं है, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए कलम का युग है। अगर कलम से आप पीछे रह गए तो इस युग में आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। डोरथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ये तो थोड़ा याद रखने वाला चीज है, इसको याद रखिएगा। तो इनका जन्म जो है आपको मैं बता दूं, इनका जन्म 1893 में हुआ है, और ये सब याद रखने वाला चीज है। और फिर एल सेट डाइड इन, तो 93 में जन्म लिए थे, और 1997 में ये मर गए थे। इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ये बी हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन जिसका भी जन्म और निधन हो ना, उसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। अगर याद नहीं रखिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिए, इसमें कोई उपाय नहीं है। हाँ, एल शेर वाज बोर्न इन डैश। तो ड्रॉथी एल शेर का जन्म, तो बता दूं कि इसका जन्म जो हुआ था ये इंग्लैंड से आते हैं, और ये एल शेर्स जो है वो इंग्लैंड के हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, गॉडी नाइट, 9 टेलर्स इज रिटर्न, यानी कि ये सब किताब है, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट, और ये सब है क्लाउड ऑफ
क्लाउड्स ऑफ जो है विटनेस, ये सब उनका किताब है। ये सब किताब किसने लिखा है? तो ड्रोथी एल शेयर्स ने लिखे हैं। ये सब किताब है, इस किताब का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर अगला जो है आपका हाउ फ्री द प्रेस इज रिटेन बाय, ये चैप्टर किसने लिखा है? हाउ फ्री द प्रेस, तो प्रेस को जो है ड्रोथी एल शेयर्स ने लिखा है। तो ये भी बहुत आसानी है, जिसको ये चैप्टर मालूम रहेगा राइटर का नाम मालूम कर लेंगे। और डैश कैन मेक और ब्रेक रिपुटेशन, ऐसा कौन चीज है जो आपका रिपुटेशन को बना सकता है? अगर आपका नाम प्रेस में छप गया तो अगर गंदा दृष्टि से छपा तो वो आपका नाम को बर्बाद कर देगा। अगर आप कोई चीज जीत लिए, कोई नाम अच्छा कर दिए, तो देखते हैं कि कोई खिलाड़ी का उसका नाम छपता है पूरा प्रेस में, जब छपता है अच्छा करता है तो वो छा जाते हैं। तो वो लोग प्रेस जो है वो आदमी को बना भी सकता है और प्रेस जो है आदमी को बिगाड़ भी सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर। और हमारे टेक्निकल टीम, हमारे सहयोगी जो गणेश जी जो भी हमारे साथ हैं, आप लोग को इनका भी नाम बता दें, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं है लेकिन ऑफ कैमरा है। तो एंजॉय करते रहें, हम भी गणेश सर के साथ हैं। और उम्मीद करते हैं द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो एडिटोरियल पॉलिसी है प्रेस में जो है ना, वह जो कंट्रोल होता है ना, वह टू फैक्टरों के द्वारा, कितने फैक्टरों के द्वारा? टू फैक्टर। एक उसके प्रेस को कंट्रोल जो होता है वो पॉलिटिशियन लोग कर लेता है, और दूसरा जो है वो उसका प्रेस को कंट्रोल करने वाला जो लोग होता है वो जो है एडवर्टाइजर जो होते हैं वो लोग जो है सो पॉलिटिशियन। और प्रेस का जो ऑनर होता है, एक इसका ऑनर माने प्रेस जो छापता है वो उसको कंट्रोल, अगर कहीं कुछ अच्छा कोई ऐसी घटना घट गया जैसे मान लो रेप का कोई चीज, अगर वो प्रेस वाला चाहेंगे तो उसको पूरे लोगों को प्रेस में देख कर दिखा सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी उसको ज्यादा रुपया दे दिया तो उसको दबा देगा। उसी तरह पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन एक बार प्रेस वाले से बात कर लेता है, भाई मेरी ये चीज है, मेरे से रिलेटेड है, इसको आपको नहीं छापना है, तो ये दो लोगों के द्वारा प्रेस को कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी कि हैक कर लिया जाता है प्रेस को। तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए। और सेंसरशिप, प्रेस में जो है एक सेंसरशिप है जो इम्पोज्ड है। जब प्रेस को ध्यान देंगे, जो प्रेस का एक बोर्ड होता है जिस बोर्ड के माध्यम से प्रेस चलता है उसको सेंसरशिप कहते हैं, उसकी अनुमति के। अगर प्रेस में ना आ, अगर इमरजेंसी आ जाए, कोई आपातकाल आ जाए, उस समय प्रेस को जो है सो सेंसरशिप को उसको जो है सो रोक दिया जाता है। इमरजेंसी के उसमें जो कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, इस सारी चीजों को दबा दिया जाता है इमरजेंसी के दरमियान। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, यानी कि डैश आर केयरफुल, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ना बड़े केयरफुल होते हैं, ये लोग जो है ना प्रेस को दबा देने का प्रयास करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो फिर डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। दो, तो इसका आंसर स्टेट, विलेज, म्युनिसिपालिटी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे डैश इज द मास्टर नॉट द मास्टर। ये स्टेट जो है ना, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। ये राज जो है वह प्रेस का जो मास्टर नहीं होता है, उसका सेवक होता है। इसका ये हो जाएगा। डैश इज डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कंडीशन सिमिलरली फ्री। तो प्रेस कहाँ फ्री है, इससे हम पकड़ लेंगे। एक ही मात्र ऐसा देश है ब्रिटेन जहां प्रेस फ्री है। बाकी सारे देश में इमरजेंसी के दरमियान हो, तो उस समय युद्ध के दरमियान हो, किसी भी आपातकाल जो इमरजेंसी हो, युद्ध की हो या कोई ऐसी आपातकाल आ जाए, उसमें प्रेस को रोक दिया जाता है, प्रेस को हैंडल नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सरकार के, जैसे पाकिस्तान से युद्ध होता था तो सरकार अगर चाह लेंगे तो सारे बात को अखबारों में छाप सकते हैं। तो प्रेस को पॉलिटिशियन लोग उसको रोक देते हैं कि लोगों को, आम लोगों तक ये सब बात नहीं पहुंचे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सेंसरशिप, इस पर रोक लगा जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में प्रेस हमेशा फ्री है, याद रखेंगे आप सब लोग। और मिस शेयर सेड दैट शी वुड राइट नो
नो मोर प्लेज एक्सेप्ट वन, कमीशन, फिक्शन, स्पोर्ट्स। तो ये जो है आपको बता दें कि यहाँ पर कि मिस सेयर्स ने कहा था कि वह शी वुड राइट नो मोर, वो ज्यादा नहीं लिखेंगे। प्लेज में होता है नाटक के बारे में, एक्सेप्ट वन स्पोर्ट्स। उसने कहा खेल से ज्यादा, खेल के अलावा, किसके अलावा, मैं खेल के अलावा नाटक के बारे में, नहीं उसको खेल के बारे में वो लिखना चाहते थे, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। और द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ, न्यूज़पेपर को दो भागों में बांटा गया है, टू फैक्टर है, जिसमें एक फैक्टर आपका जो है उसका ऑनर होता है और दूसरा उसका पॉलिटिशियन होता है। तो आप लोगों को बता दें, पॉलिटिशियन एक हो गया पॉलिटिशियन और दूसरा हो गया इसका द वेल्थ ऑफ ऑनर। तो द सेकेंड चीफ सोर्स यानी कि जो इसमें सेकेंड का बात कर रहा है, तो सेकेंड जो चीफ है वह ऑनर। जब प्रेस छापता है तो पॉलिटिशियन को ध्यान, किसी भी नेता का करियर को जो है ना वह सोच कर छापता है कि किसी भी नेता को रुपया दिए रहता है। और दूसरा कि प्रेस वाला अपना भी धन लॉस ना हो, इसलिए ऑनर की भलाई के बारे में सोचता है कि उसका भी ज्यादा नुकसान ना हो। इस सारे चीज आप देखते हैं कि 2 3 4 रुपए में पहले अखबार, अभी 5 रुपए में शायद दे रहे हैं, तो अखबार जब दे रहे हैं 5 रुपया में, लेकिन कितना पेज रहता है उसका कीमत उतना ही रहता है। उसमें जो छोटा छोटा जो छपता है, अगर इतना दूर में अगर छापिएगा, जैसे मैं एजुकेशन जोन के बारे में कुछ नोटिस दूंगा तो इतना दूर को छापने के लिए 4,000 रुपये लेता है। तो ऐसे ऐसे करके अखबारों में लाखों चीज रहते हैं और उन चीजों के माध्यमों से वो लोग रुपया कमाते हैं। तो पहला ऑनर, दूसरा पॉलिटिशियन को भी ध्यान रखा जाता है। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर, अभी तो सेकेंड के बारे में बात किए हैं, और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट, यानी पहला जो है एडवर्टाइजमेंट, यानी जो प्रेस वाला जो है पहला जो कमाते हैं वो लोग, तो एडवर्टाइज एडवर्टाइजमेंट के माध्यमों से, किसके माध्यमों से, वो छोटे छोटे विज्ञापन लाते हैं, देखते हैं प्रेस में किसी का स्कूल का प्रचार है, किसी कॉलेज का प्रचार है, तो वो लोग बहुत सारा रुपया देते हैं एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा वो उसके ऑनर की जो है वेल्थ पर ध्यान रखते हैं। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब मैं दूसरा चैप्टर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। द अर्थ इज ए स्टोरी रिटन बाय, द अर्थ इज ए स्टोरी रिटन बाय, अर्थ जो चैप्टर है सिग्यानोया, एच.सी. बेट्स, पर्लसबर्ग। इसके बाद आप ध्यान दें, अर्थ जो है एच.सी. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, तो ये आप लोग को याद रहेगा। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था, तो सब लोग को पता है कि बेंजी जो है ये जॉनसन का लड़का था। एच.सी. बेट्स इस अर्थ का राइटर है, तो ये जॉनसन का लड़का हो जाएगा, बेंजी जॉनसन का बेटा था। तो फिर अगला देखिएगा, द डॉक्टर एडवाइज टू इंगेज बेंजी इन वर्क लाइक कीपिंग हेंस, काउज, पिग्स, ऑल बर्ड्स। बेंजी दिमाग से, उनका दिमाग जो था ना वह डेवलप नहीं था, उनका दिमाग से बीमार थे। वह उस जहाँ खड़े रहते थे, जहाँ बैठते थे बैठले रहते थे। अगर उसकी माँ बाप ना उस पर ध्यान ना देते ना, तो वो जहाँ रहता था वहीं अन्य लड़कों की तरह वो खेल कूद में भाग नहीं लेता, यानी दिमाग से पूरी तरह से सुस्त था, नर्वस था उसका। और अगर मान लो कि उसको बाथरूम में बैठा दिया ना तो भर दिन बाथरूम में बैठा रहेगा, यानी इस तरह का वह लड़का दिमाग से अनडेवलप था। तो उसके पिता सोचा कि एक ही बेटा है, तो इसको तो फिर मेरा बेटा ही अगर ठीक नहीं रहेगा, फिर मेरी संपत्ति जायदाद ये फिर आगे कैसे, सब लोग जानते हैं। तो उसने किसी के कहने पर उसने डॉक्टर से संपर्क किया, तो डॉक्टर अंकल ने उसके पिता को कहा कि बेंजी को कोई व्यवसाय दे दीजिए। और उसने कहा ये हैंस को ना मेरे विचार से मुर्गी पालने दे दीजिए, और फिर मिलिए बाद में कि इसके बाद इसका एक्टिविटी में सुधार हो रहा है कि नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल एट द एज ऑफ, सारे लोगों को मालूम होगा, आप पढ़े होंगे, तो हमने बताए थे कि बेंजी 15 14 15 18 20, तो बताए बेंजी कितने साल का उम्र में, तो 14 साल के हो गए थे। लेकिन वो प्राइमरी स्कूल के छात्र थे, प्रथम क्लास के स्टूडेंट थे। अंत में बेंजी ना जब डॉक्टर से संपर्क किए तो बेंजी स्कूल छोड़ दिए, ये 14 साल की उम्र में। और जॉनसन वाज फैटलिस्ट एंड यूज्ड टू गिव डैश अमंग पर्सन,
जॉनसन भाग्यवादी थे, भाग्यवादी मैंने भाग्य विश्वास अदा करते थे। यूज टू गिव अमॉन्ग द पीपुल, लोगों के बीच में प्रीचेज मैंने उपदेश, एडवाइस मैंने सलाह, एवरीथिंग में सब कुछ। वह प्रीचर बन गए थे। प्रीचर मैंने होता उपदेशक। बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बन गए थे, लोगों के बीच में उपदेश दिया करते थे, वह प्रीचेज दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। फिर जॉनसन टुक 4 एकड़ लैंड, जॉनसन ने 4 एकड़ लैंड लिया, 40 साल के लिए ऑब्जेक्टिव है। 1 ईयरली टेनेंसी फ्रॉम ए पर्सन हुज नेम वाज, एक व्यक्ति से लिया था, उस व्यक्ति का क्या नाम था? मोहनलाल, टॉम, अंबानी, ये अंबानी तो होगा नहीं, टॉम, ये सब, उस व्यक्ति का नाम था सैंडर्स। आप लोग का आंसर आ गया होगा। सेंडर से टेंडर पर, आप लोग को बताए होंगे क्लास में हम, सेंडर से टेंडर पर 4 एकड़ 40 साल के लिए जमीन लिए थे। तो कन्फर्म। बेंजी डिसाइडेड टू मैरी, अरे वाह, देखो ये लड़का को 40 साल की उम्र तक ये लड़का को शादी नहीं हुआ था। 40 साल के तक इसको ये समझ में नहीं आता था कि लड़की क्या होता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता था, इसके अंदर की जो फीलिंग था ना वो कभी उत्पन्न नहीं हो रहा। लेकिन 40 साल के बाद एक दिन यह अपने मुर्गा मुर्गी को जो रखने वाला घर, मुर्गा का कोप बनाया था, उसमें जब वो घूमने के लिए देखने के लिए जा रहे थे तो उधर से फ्लोरेंस आ रही थी। अब फ्लोरेंस भी ना चाहती थी हमसे शादी करे बेंजी, क्योंकि वो मोटी तगड़ी लड़की थी और वह बेंजी को देख लिया था, इसका बिजनेस खूब चलता है, पैसा का लोभ। आजकल देखते हैं हमारे विकास सर कहते हैं लव नहीं लोभ होता है। तो जहां पैसा की बात हो, लोभ हो गया था, इसको बहुत ज्यादा संपत्ति था, ज्यादा अर्निंग हो रहा था, और फ्लोरेंस को ना लोभ हो गया किससे? बेंजी से। लेकिन बेंजी शादी कर ही नहीं रहा था। तब उसी दिन जो टहलते के जा रहा था, तब जब रास्ते में देखा उन्हें से फ्लोरेंस झाड़ू लगाते आ रही थी, तो फ्लोरेंस मोटी तगड़ी थी, आ अधकट्टा वाला जो है सो टी शर्ट उर्ट पहनी होगी, उसकी जो शरीर था ना पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा था। आप लोग भावनाओं को समझ रहे होंगे, उसकी शरीर पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे थे। बेंजी को जब दिखाई पड़ा जो फ्लोरेंस का शरीर ना, बेंजी से रहा नहीं गया। बेंजी जो है अपना गंजी खोल लेते हैं और फ्लोरेंस को प्रपोज कर देते हैं, और फ्लोरेंस को कहते हैं कि आई लव यू, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद क्या हुआ क्लास में आइएगा तब बताएंगे, वो सब बात यही नहीं बताएंगे, चट्टा कहेगा। When Benji's father showed him the passbook, he took in his pocket. जब बेंजी बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे तो उसके पिताजी ने उस पैसा को बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा करने के बाद बैंक ने कहा कि जब बेंजे 21 साल के हो जाएंगे तब वह जो है सो पासबुक देंगे। तो बेंजी जो है कि पिता ने पासबुक दिया, लेकिन चट्टा बेंजी चालाक हो गया और बेंजी ने उस पासबुक को कहाँ रख लिया? बॉक्स में नहीं, बैग में नहीं, पॉकेट में रख लिया था। इसका आंसर पॉकेट हो जाएगा। और फिर अगला देखेंगे, ही बाउट लैंड फ्रॉम, उसने लैंड को, जमीन को खरीदा किससे? सेंडर से। टेंडर वाला जो जमीन लिया था उस सेंडर से उसी जमीन को खरीद लिया था। हाँ, ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। बेंजीज फादर डिड नॉट लाइक, बेंजी के माता पिता जो था ना, वो लड़की जिससे फ्लोरेंस से वो शादी कर रहे थे ना उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मोटी तगड़ी लड़की थी, थोड़ पूरा ये जो लिप्स है वो लटका हुआ था, आंख बड़ा बड़ा था। लेकिन आखिरकार एक लड़की थी ना, फिर बेंजी तो शादी कर लिया था, काफी काम काज करने वाली लड़की थी, बेंजी का बिजनेस को प्रॉपर ध्यान रखती थी, इसीलिए बेंजी शादी कर लिया। लेकिन अगर माँ बाप चाहते थे मेरा बेटा इतना कमा रहा है, बढ़िया कोई हीरोइन शादी कर देंगे, लेकिन बेंजी को पसंद कौन थी? फ्लोरेंस। और उसके माता पिता को पसंद नहीं था। तो माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा कहानी भी बता रहे हैं आप लोगों को। बेंजी गॉट हिज पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बेंजी को जब उसके पासबुक उसके माता पिता से मिला एट द एज ऑफ, उसमें बेंजी कितने साल के थे? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। जब बेंजी 21 साल के थे उसके माता पिता ने हैप्पी पासबुक वाला डे मनाए थे, पूरे लोगों को इनवाइट किए थे कि मेरा बेटा का देखिए एक पासबुक देखिए। और उस पासबुक में अब ये बताते थे, आगे आंसर आएंगे, 230 पाउंड, कितना? 230 पाउंड रुपया था, जो अभी की तरह से बहुत ज्यादा रुपया था। और 21 साल के हो गए थे तब।
जॉनसन was a farmer who lived with his wife and simple-minded son Benji in a dash of in the village of England. वह इंग्लैंड, किसान लोग कहाँ रहेंगे रे पगला, किसान फार्मर तो इन द विलेज। आंसर आ जाएगा आप लोगों को। Who said to his parents to leave his या vacate the kitchen and house? किसने कहा अपने माँ बाप को कि किचन को खाली करो, घर को खाली करो, तुम लोग इसमें रहने वाले नहीं हो। जब बेंजी घर शादी किया ना, कहता है ना शादी के बाद घर फूटता है। अगर पत्नी जब आई, बेंजी की पत्नी, तो उसने बेंजी को कहा कि अगर आपके बाबू माए घर खाली करेंगे तभी हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये बुढ़वा बुढ़िया बहुत हैरान करते हैं। तो बेंजी ने अपने माँ को कहा, ऊपर पत्नी ने कहा, बेंजी कहा था कि घर खाली करो, तो चलो मेरी गाड़ी में बैठो, आगे भागो। हु लेफ्ट हिज पेरेंट ऑन द रोड साइड या पेमेंट? किसने? बेंजी ने कहा घर खाली करो। बेंजी ने अपने माँ बाप को रोड पर जाकर छोड़ दिया। बेचारे, देखो कितने कैसा जमाना है। तुम लोग ऐसा नहीं करना, माँ बाप को ध्यान रखना, शादी करना लेकिन माँ बाप को भी ध्यान रखना है, सबको बात को लेकर चलना है। हाँ, फिर ये भी ध्यान रखना कि कनियन भी नाराज ना हो। जॉनसन वाज ए फार्मर हु वाज इन द अर्थ। जॉनसन कैसा फार्मर था? एक टेनेंट फार्मर था। आप लोग को बताए थे, किराएदार किसान थे जॉनसन। जॉनसन वाज ए फार्मर, टेनेंट फार्मर। बेंजी वाज मेड अगली, बेंजी वाज इंसेंट सिंपल माइंडेड। यही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहे, बेंजी सिंपल माइंड, किसको नहीं याद होगा? सबको याद होगा। हाँ, एच बेट्स बिलोंग, एच बेट्स कहाँ के थे? एच बेट, ये एच बेट जो है ये ब्रिटेन इंग्लैंड के थे, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। फिर अगला देखिएगा, जॉनसन वाज, जॉनसन क्या था? डॉक्टर था, पेंटर था, सोल्जर था। जॉनसन नहीं, ये फार्मर थे, जॉनसन एक किसान थे। तो फिर हु हैड ए मेयर? किसके पास एक घोड़ी था, टूल्स था, कार्ट था, 4 एकड़ जमीन था जॉनसन के पास। फ्लोरेंस के पास, इसमें से देखेंगे, मैकमिलेन के पास, तो इसमें देखेंगे आप जॉनसन के पास 4 एकड़ जमीन, एक ये सब। हाँ, जॉनसन हैड डैश लैंड व्हिच वाज टेकन वन ईयरली 10। जॉनसन के पास कितना था? 4 एकड़ जमीन था, अभी चर्चा किए हैं, आप लोगों से बनना चाहिए। और फ्लोरेंस बिकम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस किसका पत्नी बन गए? तो फ्लोरेंस जो है वो किसका बनेगा? सारा कहानी हम लोग जान रहे, बेंजी का पत्नी बन गए। और ये बेचारा गंजी खोल कर प्रपोज किए थे, तो आप लोग को पता ही होगा फ्लोरेंस किसका पत्नी बने थे। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को कि ये चीज आप लोगों को आ रहा होगा। आज का क्लास हम यही तक, मिलेंगे फिर अगले सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारे टेक्निकल टीम दिनेश सर के साथ, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अब आप लोगों को।